गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट नंबर भाग था अपना सॉल्यूशन का 33। आज बात अपने करेंगे पार्ट नंबर 34। पिछले भाग का जो प्रश्न था अपने उसमें एक न्यूमेरिकल था प्रोटीन से संबंधित, और जिसमें आपको परासरण दाब ज्ञात करना था। जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो बृहद अणु हैं, बहुलक हैं, का परासरण दाब ज्ञात करने के लिए जिस अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग किया जाता है वो था परासरण दाब। 4 प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म थे आपके पास। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, कवथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। उस न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो बोर्ड पर लिखा है। आंसर है 58832.7। दूसरा, जैसा कि पता है आज गुरुवार है, मैथ बायो का आपका पेपर चल रहा होगा। शनिवार को अपने सॉल्यूशन का पेपर है और अब की बार एक डेरिवेशन 100% है। आपको चारों सीपी में से एक सीपी तैयार रखना है। न्यूमेरिकल काफ़ी सारे करवा दिए गए हैं आपको। कमेंट कुछ कम होने लगे हैं बेटा, इसीलिए जो बच्चा नियमित नहीं रह पा रहा है वो नियमित हो जाए और प्रयास करें कि कमेंट रोज़ की रोज़ हों आपके। कई बच्चे एक साथ लिख के भेज देते हैं, थोड़ी परेशानी आती है उसमें, इसीलिए प्रयास ये करें कि कमेंट नियमित रूप से करें, नियमित रूप से आप अपना वीडियो देखें। जैसा कि आपको पता है कि आज मैथ का पेपर चल रहा है 12th वाला, जो 12th बोर्ड का है, तो जहाँ तक उम्मीद है स्कूल जल्दी खुलने की संभावना है, जुलाई में खुल सकते हैं। सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है, कम ज़्यादा कम होने की संभावना है। और अब अपनी जो पढ़ाई को नियमित रखें बेटा। अब दोबारा ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी रुचि कम हो रही है, दोबारा फिर से आपको फ़ोन करने पड़ेंगे, आपके गार्जियंस को कहना पड़ेगा, फिर आप जाके एक्टिव हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसी समस्या ना आए। सोमवार को जब मैं रिजल्ट बनाऊँ तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे उसमें प्रेजेंट रहें। थोड़ा लेट से देर हो जाता है, कोई आगे पीछे हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास करें कि सभी बच्चे प्रॉपर पार्टिसिपेट कर सकें। अब अपने इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आप जब वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर ऐड आनी शुरू हुई है, यानी कि आपके लिए खुशी की बात है कि अपना जो चैनल है इसके 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा, और अपना यूट्यूब चैनल 4000 घंटे से अधिक देखा जा चुका है। प्रतिदिन 100 घंटे अपना चैनल देखा जाता है, जो कि बहुत अच्छी उपलब्धि है अपने लिए कि अभी तक अपने पास 2 ही क्लासें जुड़ी हैं। धीरे धीरे अपने इसी ओर बढ़ाएंगे, समय बढ़ाएंगे वीडियो का। प्रयास आप करें कि नियमित रूप से जुड़े रहें, जो आपको दिशा निर्देश दिए जाएं उनकी पालना करें। अब अपने आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट नंबर है 34। लास्ट वाले वीडियो का आंसर ये था और आज का टॉपिक है वांट हाफ गुणांक आई। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है वांट हाफ गुणांक आई। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि कहते किसी हैं। सिंपल सी परिभाषा क्या है कि अनुसंख्य गुणधर्म की परीक्षित व सैद्धांतिक, अनुसंख्य गुणधर्म की परीक्षित व सैद्धांतिक मान का अनुपात, मान का अनुपात वांट हाफ गुणांक। सिंबल है इसका आई बेटा, वी नहीं है। कहीं आप सोचो सर वांट हाफ की तो वी से शुरू होगी, डब्ल्यू से शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं, आई है सिंबल। वांट हाफ गुणांक आई कहते हैं। परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे जो प्रश्न बनेगा वो बात ध्यान। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो आई बराबर क्या हो गया, आई हो गया अनुसंख्य
गुणधर्म के प्रेक्षित मान बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आ गया अनुसंख्य गुणधर्म के सैद्धांतिक मान। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये प्रेक्षित सैद्धांतिक, प्रेक्षित मान वो होते हैं जो आपने प्रैक्टिकली निकाले हैं, सैद्धांतिक मान वो होते हैं जो आपको दिए गए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना होता है, मैं कहूं कि एक विलेन है, बेंजीन है, विलायक, उसमें एसिटिक अम्ल मैंने मिला दिया है, इसका अनुभार कितना होता है। अगर आप जाने तो आप कह देंगे सर एसिटिक अम्ल का अनुभार 60 होता है, लेकिन जैसे इसको बेंजीन में डाला तो इसने द्विलक बना दिया, और द्विलक बनाने से इसका अनुभार कितना हो गया था 120। होता तो कितना है 60, मतलब सैद्धांतिक, लेकिन आपने जब कैलकुलेट किया तो निकला कितना 120, यानी कि प्रायोगिक प्रेक्षित। जो आपने प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से पता किया वो प्रेक्षित, और जो सैद्धांतिक रूप से निकाला गया वो सैद्धांतिक। अब इस फॉर्मूले को मैं और आगे बढ़ा सकता हूं। आप जानते हैं कि अनुसंख्या गुणधर्म तो 4 प्रकार के थे। पहला कौन सा था, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। मैं डेल पी से लिख रहा हूं, मैं कह सकता हूं डेल पी प्रेक्षित बटे में डेल पी सैद्धांतिक। एक ही तो बात हुई, मैं अपने कह दिया अनुसंख्या गुणधर्मों के प्रेक्षित व सैद्धांतिक मान का अनुपात। तो अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के प्रेक्षित मान और अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के सैद्धांतिक मान का अनुपात क्या कहलाएगा, वांटा गुणांक। तो अपने फिर ऐसे लिख सकते हैं इसका, मैं लिख सकता हूं डेल टीबी क्या था, कवथनांक उन्नयन प्रेक्षित, कवथनांक उन्नयन के प्रेक्षित मान और कवथनांक उन्नयन के सैद्धांतिक मान। परीक्षित मान है सैद्धांतिक मान, ठीक है बात। अनुसंख्या गुणधर्मों के प्रेक्षित सैद्धांतिक मतलब कवथनांक उन्नयन के भी प्रेक्षित व सैद्धांतिक मान का अनुपात। फिर कौन सा आ सकता है, हिमांक अवनमन डेल्टा, हिमांक अवनमन के प्रेक्षित मान बटे में हिमांक अवनमन के सैद्धांतिक मान। और क्या आ सकता है, चौथा कौन सा सिद्ध था, प्रासरण दाब पाई, यानी कि प्रासरण दाब के प्रेक्षित मान और प्रासरण दाब के सैद्धांतिक मान का अनुपात क्या कहलाता है, वांट हाफ गुणांक आई। इसमें भी आगे बढ़ो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर किस पर करते हैं। ये चारों के चारों सीपी किस पर निर्भर कर रहे थे, अपने इसका फॉर्मूला निकाला था, आपने देखा था ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तभी तो अनुसंख्या गुणधर्म थे। और फॉर्मूले में क्या रहा था, विलय के मोल पर निर्भर कर रहे थे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए कैसे, अगर मैं इसमें और चेंज करूं तो क्या होगा, मैं लिख सकता हूं वांटा गुणांक आई बराबर विलय की मोल, वो भी कैसे बेटा जी, परीक्षित, अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ गया विलय की
सिद्धांतिक। ठीक है। मोल किस पर निर्भर करते हैं? मोल का सूत्र क्या था? ग्राम में मात्रा बटे में अनुपात। तो ग्राम की मात्रा के अनुसार से बनाए तो ये बन गया विलेय की ग्राम में मात्रा। कैसी आएगी ऊपर? परीक्षित। अब उनमें क्या आ गया? विलेय की ग्राम में मात्रा कैसी आ जाएगी? सिद्धांतिक। परीक्षित और सिद्धांतिक। अगर अनुभार के हिसाब से निकाले तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मोल बराबर क्या था? ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार। मोल की जगह पे आप रखोगे ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार। ग्राम में आता तो ऊपर यानी कि विलेय की ग्राम में मात्रा परीक्षित बटे में विलेय ग्राम की मात्रा सिद्धांतिक। और अनुभार के हिसाब से तो विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब की बात ऊपर तो कैसा आ जाएगा? ऊपर हो जाएगा सिद्धांतिक और अपॉन में विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसा हो गया? परीक्षित। मोलर द्रव्यमान के हिसाब से ही उल्टा होगी। यहां तक बात क्लियर? दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि NaCl के 1/2 गुणांक I का मान कितना होगा? मैं पूछूं KCl के I का मान कितना होगा? आपसे पूछा जाए AlCl3 के I का मान कितना होगा? तो 1/2 गुणांक I निर्भर करता किस पर है बेटा? अनुसंख्या गुणधर्मों पे। अनुसंख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? विलेय के मोल पे, यानी कि विलेय के कणों की संख्या पर। अगर NaCl टूटेगा तो कितने कण देगा, कितने अणु देगा, कितने आयन देगा? एक Na और एक Cl कितने हो गए? 2। तो इसके 1/2 गुणांक I का मान कितना हो गया? 2। KCl का कितना आ गया? 2। AlCl3 कितना हो गया? 4। जो टूटकर जितने आयन दे दे वो उसका क्या बन जाएगा? 1/2 गुणांक I का मान। आपसे पूछा जाए, बताइए BaCl2 के 1/2 गुणांक I का मान 1 Ba 2 Cl कितने हो गए? 3। और ये बात दूसरी विशेष बात है। विशेष क्या है? आपसे पूछेगा कि जब विलेय वियोजित होता है तब 1/2 गुणांक I का मान कितना होगा, और सहगुणित होता है तब कितना होगा? वियोजन के समय। कब? वियोजन के समय 1/2 गुणांक I का मान। देखो NaCl है, NaCl का अनुभार कितना होता है? 58.5। अगर हो गया वियोजन, टूट गया, अनुभार कितना हो जाएगा? 58.5 से कम कितना? या तो 23 हो जाएगा या 35.5। कल बात की थी। तो अनुभार के हिसाब से देखो NaCl का अनुभार कितना है? सभी को ध्यान, कितना? सिद्धांतिक कितना? 58.5। 58.5 सिद्धांतिक तो कितना है? 58.5। अगर ये वियोजित हो गया तो प्रेक्षित कितना है? भी NaCl का 58.5 है, फाइनल है। अपने इसका 1/2 गुणांक I देखें वियोजन के समय तो 58.5 सिद्धांतिक है, प्रायोगिक कितना है? टूट गया, या तो 23 आएगा या 35.5 आएगा। यानी कि 58.5 बटे में या तो 23 आएगा या फिर 35.5। तो आंसर क्या आएगा? 1 से ज्यादा। वियोजन के समय 1/2 गुणांक I का मान ज्यादा होता है किससे? 1 से। ग्रेटर देन 1, ये लाइन पूछी जाती है। वियोजन के समय 1/2 गुणांक I का मान 1 से अधिक होता है, और ऐसे पूछा जाएगा, यानी कि I कितना आया? ग्रेटर देन 1।
और ऐसे पूछा जाएगा सहगुणन के समय, अपने दो उदाहरण पढ़े हैं इसके। सहगुणन के समय I का मान, अब याद करो एसिटिक अम्ल का सहगुणन करवाया था। एसिटिक अम्ल का सैद्धांतिक अनुभार कितना था? 60 होता है सैद्धांतिक, लेकिन जब बेंजीन में डाला तो 60 थोड़ी मिला, कितना मिला? 120। सैद्धांतिक तो 60, लेकिन प्रायोगिक कितना मिला? 120। 60/120 1 से कम हो गया। 60 में 120 का भाग लगाओगे तो 1 से कम आएगा, यानी कि लेस देन। I का मान कितना हो गया? 1 से कम। लाइन ध्यान रखनी है 2। वियोजन के समय वांट ऑफ गुणांक I का मान 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा होता है। वियोजन के समय वांट ऑफ गुणांक I का मान 1 से ज्यादा होता है, और सहगुणन के समय वांट ऑफ गुणांक I का मान 1 से कम होता है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन भी यही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सहगुणन के समय, किसके समय? सहगुणन के समय वांट ऑफ गुणांक I का मान 1 से कम होता है कि ज्यादा होता है? आंसर में लिखना 1 से कम या 1 से ज्यादा, जो सही है वो लिखना। वीडियो का क्वेश्चन है कि वांट ऑफ गुणांक I का मान सहगुणन के समय कितना होता है? क्या प्रश्न है? सहगुणन के समय वांट ऑफ गुणांक I का मान कितना होता है? होगी बात क्लियर? ठीक है, ये वाला टॉपिक अपना क्लियर होता है, वांट ऑफ गुणांक I। बाकी चर्चा अगले टॉपिक पे करेंगे।